अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये आपकी लास्ट रिकॉर्डिंग है और इंशाल्लाह इस रिकॉर्डिंग में हम आपके सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है और कौन सी चीज़ों और एरियाज़ पे आपने फोकस रखना है, और उसके साथ साथ जो भी आपके क्वेश्चंस थे मैं उनको अभी डील करने जा रहा हूँ। इस रिकॉर्डिंग को आपने गौर से सुनना है, इसको आपने इग्नोर किसी सूरत में नहीं करना, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग में आपके तकरीबन जितने भी सवालात हैं वो सारे सवालात के इसमें ही जवाब आपको मिलेंगे। अब ये कि आपका पूरा जो पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर आपका इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान से लेके जरदारी एरा तक ये पूरा का पूरा पेपर है। इसमें जो मतलब 8 से 9 रिकॉर्डिंग्स जो रिकॉर्डेड हमारे जो वीडियो लेक्चर्स थे, हमने पूरा का पूरा पेपर जो है हमारा वो इंशाल्लाह वहीं से आएगा। तो अब आप जब इनिशियल प्रॉब्लम्स को आप देख रहे हैं या किसी और चीज़ को देख रहे हैं, तो आपने उस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करना है, इस चीज़ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। जब आप इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपके पास इस सवाल में से आपके पास पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, या इसमें से आपके पास फ्रेगमेंट्री कोई 5 नंबर का आ जाए कि कैनाल वाटर डिस्प्यूट क्या है, या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान क्या था, या इकनॉमिकल इशू क्या था, या रिफ्यूजी स्टेट जो इशू था वो क्या था। मतलब 5 नंबर का इसमें से इस तरह का कोई आपके पास सवाल आ सकता है। और इसी तरह आपने पूरे के पूरे जो इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान है उसको आपने सही तरह से इस बात को देखना है। उसके बाद आगे आप जैसे ही चलेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान नज़र आएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में जो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट और अहम चीज़ है वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की आपको उसमें वीडियो में आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। वो मतलब एक कंटेंट्स की तौर पे पूरे तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इस्तेमाल किया गया है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो 5 से 6 जो मेन फीचर्स हैं उसके, मतलब उसमें सॉवरेनिटी की बात की है, फ्रीडम की बात की गई है, माइनॉरिटीज़ की बात की है, स्टेट की जो नेचर है वो किस तरह होगी, ये 4 से 5 चीज़ें आपने वो भी उनसे नोट करनी है। उसके बाद 3 कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान के, 1956, 62 और 73। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि डबल ई के पेपर में भी आपके पास क्वेश्चन ये आया था। तो आपने भी इस क्वेश्चन को मतलब मुकम्मल तौर पे फोकस में रखना है। अगर आपके पास ये सवाल कंपैरिजन के तौर पे आता है, तो तीनों क्वेश्चन को आप इस तरह करेंगे कि जिस तरह हमने कॉलम बनाए थे क्लास में बोर्ड पे, तो आप भी मतलब कॉलम बना सकते हैं। 56, 1962, 1973 आप तीनों के कॉलम बना के और तीनों की जो मेन चीज़ें उनको आप कंपेयर करवा सकते हैं। अगर आपके पास किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आता है, तो आपने उस कॉन्स्टिट्यूशन का ऊपर नाम लिख के और उसमें उसकी जो मेन डिटेल्स हैं वो आप बुलेट्स वाइज भी लिख सकते हैं। बुलेट में मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल 1973 कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर आप थोड़ी सी वजाहत कर देंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या चीज़, उसमें जो मतलब हेड ऑफ़ गवर्नमेंट होता है वो कौन होता है, तो वगैरह वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको आपने मतलब स्लाइटली आपने इनको चीज़ों को डिस्कस करना है। इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो और बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, जो अहम पार्ट है, वो है जनरल अयूब की एरा। जनरल अयूब की एरा में आपने इस चीज़ पे फोकस रखना है। जो फर्स्ट मार्शल लॉ लगी है, उस मार्शल लॉ लगने के पीछे वजूहत क्या थी, उसमें पॉलिटिकल, इकनॉमिकल, सोशल, या उसमें जो ब्यूरोक्रेसी का रोल था, ये जो उसमें 7 से 8 जो उसमें असबाब थे, उनकी बेसिस पे जनरल अयूब ने पहली मार्शल लॉ नाफिज की थी। और मार्शल लॉ कब लगी थी, किस डेट पे लगी थी, इन चीज़ों को भी आपने फोकस में रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, आपने उसमें देखा होगा कि उसमें मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस मैंने आपको क्लास में बताया था कि भाई उसमें सिर्फ 4-5 चीज़ें, वो हो सकता है कि आपके पास एक छोटे शॉर्ट नोट की मतलब सेंस में या उसकी शेप में आपके पास आ सकता है सवाल। तो वो फैमिली ऑर्डिनेंस जो ला है 1961, आपने उसको देख लेना है। उसको आपने उसकी जो मेन चीज़ें 4-5 उसमें सिर्फ चीज़ें हैं, उनको भी आपने अगर वो अटेम्प्ट अगर आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास शॉर्ट नोट आ रहा है, तो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस आप लिखेंगे, ऊपर हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग लगाने के बाद शॉर्ट नोट में अगर 5 मार्क्स का सवाल है, तो 5 चीज़ें मतलब बुलेट्स में आप उसमें लिख दें कि मतलब इसमें पॉइंट नंबर 1 ये थी, पॉइंट नंबर 2 ये थी, पॉइंट नंबर 3 ये थी, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। रयान मुझसे पूछ रहे थे कि आपने सवाल की जो लेंथ है वो कितनी, कि शॉर्ट नोट जो है उसको आप एक एक मतलब जो पेज है, एक पेज तक आप उसको
لے جائیں. 5 بلیٹس لکھیں. ایک بلیٹ آپ لکھ کے اس کے پیچھے مطلب 2 سے 3 لائن میں اس کو ڈسکرائب کریں. فار ایگزامپل وہ جو ایج کا اس میں مسئلہ تھا کہ بھائی لڑکی کی ایج کتنی ہونی چاہیے یا لڑکے کی ایج کتنی ہونی چاہیے. اگر دوسری بندہ شادی کرائے تو وہ کونسل سے یا مطلب اپنی بیوی سے جو اجازت لے گا. اس کو تھوڑا ایک لائن میں آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اب آپ آگے جیسے ہی جائیں گے تو آپ کو بیسک ڈیموکریسی سسٹم نظر آئے گا. بیسک ڈیموکریسیز جو ہے وہ بنیادی طور پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کا حصہ ہے. اور لوکل گورنمنٹ میں آپ نے اس میں دیکھیں گے کہ اس میں جو مطلب ڈویژنل کونسل سے لے کے ڈسٹرکٹ کونسل، یونین کونسل، تحصیل کونسل، یہ 4-5 چیزوں میں ووٹ ڈیوائڈ مطلب ہوئی ہے بیسک ڈیموکریٹس. اور بیسک ڈیموکریٹس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں 80,000 جو ایوب نے بنائے تھے ان کے مطلب اور اوورآل جو سٹرکچر ہے وہ بالکل ایک شارٹ نوٹ کی طرح مطلب آپ کے پاس سوال آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، یا ایوب کا پورا مطلب ایرا پہ آپ کے ساتھ پاس کوسچن آ سکتا ہے کہ 20 مارکس کا یا 25 کا بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے. تو بیسک ڈیموکریسیز کو آپ نے فوکس میں رکھنا ہے. اس کے بعد جو اس میں اور مین چیز ہے وہ ہے 1965 کی جو الیکشنز ہوئی ہیں ایوب کے دور میں، کہ اس الیکشن میں مطلب جو کنٹیسٹنٹس تھے وہ ایک ایوب کے خلاف کون تھے، مطلب محترمہ فاطمہ جناح تھی. اور انہوں نے مطلب 1965 میں جو الیکشن اس میں کون جیتا تھا، اور ایوب کے جیتنے کے پیچھے جو اس کا جو مطلب بی ڈی سسٹم بیسک 80,000 جو الیکٹورلس تھے وہ تھا، یا اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ تھوڑی بہت اس میں لکھی ہوئی ہے. ان چیزوں کو آپ نے فوکس میں رکھنا ہے. ایوب کے بعد آپ جیسے ہی آئیں گے تو لوکل فریم ورک جو آرڈر، لیگل فریم ورک آرڈر LF 1970 میں جو یحییٰ خان ہے، جیسے ہی مطلب ایوب جو ٹاپل ہوئے تو اس کے فوراً بعد جنرل یحییٰ خان آئے. جنرل یحییٰ خان نے مطلب یہاں پہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ایوب جیسے ہی چلا گیا تو ایوب کو گرانے میں جو سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ ایک ڈیموکریٹک فورسز کا ہاتھ تھا. کہ اس دور میں مطلب پاکستان کا جو عوام تھا وہ اس نے پورا کا پورا بھٹو صاحب کو انہوں نے فیور کی، کہ بھٹو کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مطلب ہم اس دور سے اپنی جان چھوڑنا چاہتے ہیں. تو جیسے ہی مطلب ایوب کی پاپولرٹی وین ہو گئی، ختم ہو گئی، تو اس کے فوراً بعد جنرل یحییٰ خان نے سیکنڈ مطلب مارشل لا لگائی 25 مارچ 1969 کو. اور اس نے مارشل لا لگانے کے بعد فوراً بعد اس نے LFO لیگل فریم ورک آرڈر دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ابھی الیکشنز کروائیں گے یا جو نیشنل اسمبلی ہوگی وغیرہ. انہوں نے مطلب ایک پورا کا پورا سیاسی مطلب ایک ڈھانچہ دیا کہ اب آپ نے ڈیموکریسی کو ریسٹور کیسے کرنا ہے، اس کو آپ LFO کی جو ڈیٹیلز ہیں آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے. بھٹو صاحب کا جو پورا ایرا ہے ہم نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا ہے. اس میں آپ نے اس کی لیبر پالیسی کو دیکھنا ہے، اس میں آپ نے اس کی جو لینڈ ریفارمز کو دیکھنا ہے، اس کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ان کے روٹس جو ہیں وہ کہاں پہ ملتے ہیں آپ کو. مطلب وہ آپ کو ایوب کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ ایوب کے دور میں وہ لینڈ ریفارمز پہلے آئے ہوئے تھے، بھٹو نے اس کو ایکسٹینڈ کیا، اور انہوں نے ایکسٹینڈ کر کے کتنا مطلب زمین کو بڑھایا یا کم کیا، ان ساری چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. اس کے علاوہ جو 1970 کی جو الیکشنز ہوئی ہیں ان الیکشنز میں جو کس پارٹی نے مطلب کتنے ووٹ لیے، اور جو سپریشن آف ایسٹ پاکستان کی جو کازز ہیں 6 سے 7 کازز ہیں، وہ اس کو بھی آپ نے مطلب مکمل طور پہ ڈیٹیل سے دیکھنا ہے. اب آتے ہیں ہم جنرل ضیاء الحق کی ایرا کے پاس. تو جنرل ضیاء الحق کی ایرا میں آپ نے اسلامائزیشن کو فلی فوکس میں رکھنا ہے کہ اسلامائزیشن کا جو بنیادی مقصد تھا وہ کیا تھا، اور اس میں جو مطلب 10 سے 11 مین چیزز تھیں وہ کیا تھی. مطلب وہ اسلامائزیشن میں مطلب آپ جائیں گے اس میں شریعہ آرڈیننس ہے، پاکستان اسٹڈی کا کمپلسری ہونا، انٹرسٹ فری وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی چیزیں ہیں آپ نے ان ساری چیزوں کو مکمل فوکس کے ساتھ ان کو دیکھنا ہے. اس میں آپ کو 8th امینڈمنٹ، اب دیکھیں 8th امینڈمنٹ کی جیسے بات ہے، 8th امینڈمنٹ میں کیا ہوا تھا کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آ گئی تھی. اب پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی نظام ہوگا وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ، مطلب ہیڈ آف اسٹیٹ، ہیڈ آف گورنمنٹ کون بنے گا؟ پریزیڈنٹ بنے گا. تو اسی طرح آپ آگے جائیں گے تو آپ کو 18th امینڈمنٹ جیسے وہ زرداری کی ایرا میں ہے، تو 18th امینڈمنٹ میں کیا ہوا ہے کہ مطلب پریزیڈنشل جو فارم آف گورنمنٹ ہے اس میں سے آپ نے کہاں پہ اس کو تبدیل کیا؟ آپ نے اس کو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں پورے سسٹم کو تبدیل کیا ہے. تو 18th امینڈمنٹ کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا. باقی آپ اس کو سلائڈس میں سے تھوڑا دیکھ لیجئے گا کہ 18th امینڈمنٹ کا بنیادی طور پہ مقصد کیا تھا. اسی طرح ضیاء الحق کے دور میں جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کیا ہوتی ہے
प्रेसिडेंट के पास मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट भी वो बन जाता है, स्टेट हेड ऑफ स्टेट भी वही बंदा बन जाता है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो बुनियादी चीज़ है वो हेड ऑफ जो गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर खुद बन जाता है। तो इन चीज़ों को आपने डिटेल में देखना है, और ये भी आपने देखना है कि अमेंडमेंट कौन सी अमेंडमेंट है और उस अमेंडमेंट का बुनियादी तौर पे मकसद क्या है। अब जैसे ही आप आगे जाएंगे तो बेनज़ीर की जो एरा है, फर्स्ट एरा, सेकेंड एरा, और नवाज़ की दोनों एरा, उन दोनों एराज़ को आप कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी एरा बेनज़ीर की फिट थी, कौन सी बेनज़ीर की एरा मतलब सही नहीं थी, या आप अपना उस पर मतलब इन चीज़ों को जब आप वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो दोनों को आप कंपैरिजन करवा सकते हैं कि नवाज़ के दौर में ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है या बेनज़ीर के दौर में ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब लास्ट जो उसमें आखिर में जो चीज़ आएगी वो है जनरल मुशर्रफ का दौर। जनरल मुशर्रफ के दौर में आपने इसको थारोली देख लेना है कि इसमें उन्होंने जो एरा ऑफ एनलाइटमेंट उसका जो मतलब क्या कॉन्सेप्ट था, और उसके बाद उन्होंने लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम दिया, लोकल गवर्नमेंट ऑफ अयूब और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ मुशर्रफ। इन दोनों में आपने बुनियादी तौर पे देखना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है इन दोनों में, ठीक है। अब लास्ट चीज़ जो है वो आपने जरदारी की एरा को ज़रूर देखना है, उसमें आप उसमें जो मेजर डेवलपमेंट्स पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई हैं उनको भी आप थोड़ा बहुत करसरी ग्लेंस के साथ देख लेना है आपने। अब जो लास्ट चीज़ है, मैंने आपको क्लास में एक सवाल पढ़ाया था पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। अब पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान में आपने उसमें देखा होगा कि उसमें 7 से 8 चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसमें एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस की हमने बात की थी, उसके अलावा ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर और हाइपर एक्सटेंडेड स्टेट स्ट्रक्चर, लैक ऑफ यूनानिमस पॉलिटिकल सिस्टम, लैक ऑफ आइडेंटिटी और नेशनल डिसइंटीग्रेशन। इस तरह मतलब 7-8 जो हमारे जो इश्यूज़ थे उनको आपने मतलब सही से पढ़ना है कि वो कौन कौन से प्रॉब्लम थे और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान में ये जितनी भी चीज़ें हैं मैंने आपको फिर से रिमाइंड करवाता हूँ कि उसमें ओवर डेवलप्ड स्ट्रक्चर हो गया, हाइपर एक्सटेंडेड हो गया, और उसके अलावा जो उसमें दूसरी चीज़ थी आइडेंटिटी क्राइसिस, लैक ऑफ यूनानिमस पॉलिटिकल सिस्टम, लैक ऑफ यूनानिमस एजुकेशनल सिस्टम वगैरह वगैरह। वो सारी जो डिटेल्स हैं वो आप लोगों के पास सारी की सारी चीज़ें पड़ी होंगी। कोशिश करके इसमें आप मतलब 2 पेन का इस्तेमाल करें, ब्लैक और ब्लू का इस्तेमाल करें। प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि जो चीज़ लिख रहे हैं वो डेंस मत लिखें। मतलब एक पेज से आप शुरू हुए 2 पेज तक बीच में ना कोई हेडिंग लगा रहे हैं ना कुछ में, तो उसमें मतलब सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना या उसमें उसका आपका जो मेन क्रक्स होता है वो मर जाता है। तो कोशिश करके हेडिंग्स जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ब्लू और ब्लैक पेन आप इस्तेमाल करें। एरर्स जितनी हो सके आप अंदर पेपर में कम करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर इंशाल्लाह कल सबसे बड़ा बेहतरीन पेपर होगा। इसमें जितनी भी मतलब जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुई हैं हमारे पेपर में, जो भी आप देखेंगे कि 1965 में, 1970 में, 1988 में, 19 मतलब जितनी भी ओवरऑल हैं उन पे आपने फोकस करना है। जनरल इलेक्शंस जितनी भी हुई हैं, बेनज़ीर के दौर में हुई है, भुट्टो के दौर में हुई है या आगे हुई, इनको भी आपने फोकस में रखना है। इन सारी चीज़ों को आपने मुकम्मल तौर पे थारोली आपने देखना है। किसी भी एक भी वीडियो को आपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं वीडियो लेक्चर्स हैं, एक भी ऐसा लेक्चर नहीं है, वीडियो नहीं है जिसमें से हमने सवाल किसी को छोड़ा हो। मतलब शॉर्ट या लॉन्ग मतलब हर वीडियो लेक्चर से हमारा सवाल आपके पास आएगा, तो आप किसी भी वीडियो लेक्चर को इग्नोर नहीं कर सकते। विश यू बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक करेगा आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आप लोग के अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। और आज भी अभी से भी अगर आप काम सही तरह से शुरू करेंगे तो 2-3 घंटों में आप अपना पूरा का पूरा काम मुकम्मल करेंगे। दुआ करता हूँ कि आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।